नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अशेषा अध्वरी। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी बताएंगे। और ग्लोबल मार्केट्स के संकेत से सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो अमेरिकी बाजार की बात करते हैं। काफी मिले जुले नतीजे, मिले जुले संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। डॉ जोन्स में करीब 0.2% की गिरावट दिखी कल के ट्रेडिंग सेशन में। 8 दिन लगातार तेजी थी लेकिन कल उस पर ब्रेक लग गई है। 0.2% की गिरावट डॉ जोन्स में दिखी। S&P 500 सपाट क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़त दिखी। 0.3% की बढ़त नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में दिखी। बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो डॉ जोन्स में इंटेल, नाइकी और एप्पल में अच्छी तेजी दिखाई दी कल के ट्रेडिंग सेशन में। कंज्यूमर गुड्स, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर्स में भी कल तेजी थी अमेरिकी बाजारों में। लेकिन लूजिंग साइड की बात करें तो इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी कमजोरी दिखाई दी। याद रखें, इन्फ्लेशन पर नजर रहेगी। आज पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा और कल सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, जिसके चलते अमेरिकी बाजार पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो सबकी नज़र इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं। यूरोपियन मार्केट्स में कमजोरी दिखी। फुत्सी 0.2% की गिरावट के साथ कल क्लोज हुआ। डैक्स में भी थोड़ी सी कमजोरी दिखी। 0.2% की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। कंस्ट्रक्शन और मटेरियल स्टॉक्स में ज़्यादा कमजोरी दिखी यूरोपियन मार्केट्स में, लेकिन ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखाई दी। इंडियन मार्केट्स, भारतीय बाजारों की बात करें तो यहां पर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। याद रखें, कल 22,100 के पार हम बंद हुए थे और आज पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव में स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एशियाई बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, म्यूटेड कारोबार है। निक्के में 0.6% की तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कॉस्पी की बात करें तो 0.2% की तेजी, और साउथ कोरिया कॉस्पी की बात करें तो वहां पर भी काफ़ी म्यूटेड एक्शन है। चाइना का सीपीआई डेटा आया था, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। 0.3% पे सीपीआई डेटा आया और अनुमान था 0.2% का, तो अनुमान से ज़्यादा इन्फ्लेशन आया, जिसके चलते थोड़ी सी चिंताएं चाइनीज़ की मार्केट पर रहेगी। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ की बात करें तो वहां पर भी काफ़ी एक्शन है। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। क्रूड प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं और ब्रेंट क्रूड में 0.3% की तेज़ी दिखाई दी। अब $83.6 के आसपास ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें तो वहां पर भी काफ़ी एक्शन है। $63,000 के आसपास बिटकॉइन है। बॉन्ड यील्ड्स 4.8% पे आसपास, और गोल्ड में भी तेज़ी दिखाई दी। $2,340 पर आउंस के आसपास गोल्ड हो चुका है। तो काफ़ी एक्शन है कमोडिटी मार्केट में, यूएस के मार्केट पे और यूरोपियन मार्केट्स पर भी। इसके अलावा बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई का कैसा एक्शन रहा कल के बाजारों में। सबसे पहले एफआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की। करीब 4,500 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में की एफआईआईज ने। और डीआईआई की बात करें तो उन्होंने भी खरीदारी की। करीब 3,600 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने भी की। तो काफ़ी अच्छा एक्शन था कल के बाजारों में। इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो वहाँ इंडेक्स फ्यूचर्स में 9,500 करोड़ की बिकवाली हुई। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 6,230 करोड़ की खरीदारी हुई कल के बाजार में। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स में 300 करोड़ की खरीदारी हुई कल के बाजार में, और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 70 करोड़ की बिकवाली हुई। तो काफ़ी अच्छा एक्शन था कल के बाजारों में। जो संकेत आ रहे हैं यूएस के बाजार से वो काफ़ी म्यूटेड है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो एक पॉजिटिव स्टार्ट इंडिकेट कर रहा है भारतीय बाजारों के लिए। आगे बढ़ते हैं और ट्रेड सेटअप लेके आते हैं। आज के बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे उसकी बात करेंगे। मेरे सहयोगी डिम्पी जी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डिम्पी जी, बताएं आज के मार्केट को कैसे असेस करना चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी। शुक्रिया आशीषा। देखिए, कल मार्केट के अंदर जो हमने बात आपके सामने रखी थी कि 21,800 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पुल बैक आ सकता है वहां से। एग्जैक्टली 21,800 से पुल बैक आया। और दूसरा, कल बैंक निफ्टी में हमारे सभी टारगेट्स अचीव हो गए। 47,800 का हमने आपको टारगेट दिया था,
वो अचीव हो गया और फ्यूचर्स में तो 48,000 बकायदा लग गया। तो पहले तो कल जिनके पास भी ये पोजीशनिंग रही होगी, कल उनको अच्छा इंट्राडे गेन आया उनके हाथ में, उसके लिए उनको बहुत बधाई। अब आते हैं आज के डाटा पे। पहले मैं एफआईज के नंबर से शुरू करूंगा क्योंकि अभी आप एफआईज के नंबर ही पढ़ रहे थे। देखिए एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। वो 34% थे, 34% ही है कल। और कल जो भी माल थोड़ा बहुत एफआईज ले लिया वो हेज करके लिया है। दैट मीन्स अगर वो 100 रुपए का माल बेच रहे थे, 100 रुपए का माल ही खरीद रहे थे। एग्जैक्टली इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए नेट में लॉन्ग पोजीशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप एफआईज का नंबर देखें तो इस चीज को जरूर गौर दें कि जब इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वो खरीदारी करे और कैश के अंदर खरीदारी होगी, उस दिन बाजार बहुत बढ़िया चलेगा। अदरवाइज जब तक ये डाइवर्जेंस रहेगा, यानी कि कैश में बिकवाली और ऑप्शंस में खरीदारी या फिर ऑप्शंस में बिकवाली और कैश में खरीदारी, तब तक बाजार रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट करके चलेगा, तब तोड़फोड़ तेजी से नहीं चलेगा। ये एक सिल्वर लाइनिंग है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डाटा पे। मार्केट में कल फिर एक्चुअली माल किसने खरीदा? क्या रिटेल ने खरीदा? रिटेल ने कल नहीं खरीदा, कल खरीदा डीआईज ने। कल डीआईज पहली बार पिछले 15 से 20 दिनों में पहली बार उनकी होल्डिंग 2% से बढ़ी है। ये 41% से बढ़कर 43% हो गई है। एक्चुअली डीआईज खरीद नहीं रहे थे, इसलिए मार्केट का बेस जल्दी जल्दी नहीं बन रहा था और बाजार के अंदर रिटेलर और वर्सेज एफआईज चल रहा था। एफआईज बेच रहे थे, रिटेल उसको एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए बाजार पिटता जा रहा था। कल डीआईज ने उसको एक क्वेश्चन दिया 2% की लॉन्ग होल्डिंग बढ़वा के, तो इसलिए कल का सेशन इंपॉर्टेंट है डीआईज के फ्रंट पे कि उनकी हल्की सी वापसी हुई है। यह पहला पॉइंट। क्या रिटेल के पास होल्डिंग कम हो गई है? नहीं, रिटेल के पास अभी भी होल्डिंग 65 से 66% है और इंडिया विक्स अभी भी कल 20 के ऊपर बना हुआ है, उसके नीचे नहीं गया वो। तो ये प्रॉब्लम अभी भी है। अभी भी बाजार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ कल के मूव से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बाजार की गिरावट अभी रुक गई है। इसलिए आज कम से कम 22,250 के ऊपर या 250 के आसपास की क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि वो 50 दिन की एवरेज है। एक बार 50 डे की एवरेज अगर आ गई तो मार्केट अपना रिदम को वापस से कंटिन्यू करेगा। फिर ये बाइंग और डिप्स का बाजार हो जाएगा बजाय अभी सेल ऑन राइज के बाजार के। तो ये आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको 22,250 या 235 के आसपास की हमको क्लोजिंग मिल जाए। एक दूसरा पॉइंट, जिनके पास ये पोजीशंस है वो कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि सेकंड डे क्वांटिटेटिव इफेक्ट मिल रहा है। कल रिलायंस को छोड़ के ज्यादातर मेजर शेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और कल लॉन्ग के पोजीशंस के डाटा का वो काफी अच्छा था। शॉर्ट कवरिंग कम थी और लॉन्ग पोजीशन ज्यादा थे, इसका मतलब लोगों की कन्विक्शन लौटी है कल। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास पोजीशन है तो आपका टारगेट आज का वो है 22,250 तक का रखें। एक बार इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है फिर पोजीशन को काटे नहीं बल्कि कैरी फॉरवर्ड करें और आपका हो सकता है अगले 10 दिनों में आपका टारगेट 22,400 भी आ जाए। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 21,800 और 22,000 का स्टॉप लॉस रखें। सेम है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपका 47,000 जैसे हमने कल कहा था कि एक बेस रहेगा, अब उस बेस को शिफ्ट कर लाइए और 47,500 पे ले आइए। कल की ऑप्शन चेंज हुई है। 47,500 अब आपका नया बेस है। 47,800 के ऊपर जैसे अब आप थोड़ा टाइम और निकालोगे, अब 48,000 दिखा सकते हो आज ही आज में, और 48,200 आपका फाइनली टारगेट है 1 से 2 दिन का। तो ये कुल मिला के बेस है। किसी को भी बाय करना है, जैसे मान लीजिए कल उसने बाय नहीं किया, आज बाय करना चाहता है, तो वो इस चीज का वेट करे कि या तो डिप आ जाए या अगर वो पोजीशन ले भी रहा है तो 5 से 10% से ज्यादा इंडेक्स में पोजीशन अभी नहीं होनी चाहिए। 9 शेयर एफ बैन में है। पुट कॉल रेशियो 0.9 का चल रहा है जो कि फेयर वैल्यू बता रहा है। और मार्केट के अंदर आज ऑप्शन ट्रेडर्स खासकर कॉल वाले थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, क्योंकि पुट्स के प्रीमियम तो बहुत जोरदार तरीके से टूट रहे हैं बट कॉल्स के प्रीमियम उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रहे। ओके, तो ये राय थी मार्केट पर। डिम्पी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अजित मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च के रेलिगेयर ब्रोकिंग के। अजित जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं मार्केट पर क्या रणनीति रहेगी और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे। ठीक है, अजित जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। मार्केट पर कॉशन रहेगा वैसा डिम्पी जी का मानना था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का ध्यान रखें। अजित जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। उनसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय लेंगे। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या है उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उसके पहले अजित जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें मार्केट पर अपनी राय दें और उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे वो भी बताएं। या गुड मॉर्निंग सर। देखिए जिस तरीके से कल मार्केट में एक गिरावट के फेज के बाद एक रिकवरी देखने को मिली, तो जो क्रूशियल लेवल था 21,800 का निफ्टी पे, वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ओवर के आया है। और मुझे लगता है कि जब तक कि आप इन लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी इंडेक्स में रिबाउंड की। बट ट्रेंड रिवर्सल के लिए अभी आपको बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करना है।
तो 22,300 से लेकर 400 का जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा। तो अभी इस रिबाउंड को यूटिलाइज करें, जो भी आपके पोजीशन कुछ फंसी हुई है अगर बाई साइड की, उनको एग्जिट करने के लिए और बहुत सेलेक्टिव बाइंग करने के लिए, खासतौर से उन सेक्टर्स में जहाँ पे कि रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लाइक एफएमसीजी, ऑटो, मेटल्स के कुछ काउंटर्स, तो यहाँ पे आपका फोकस एरिया होना चाहिए। नाउ अब बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक की, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो है अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से डिफेंसिव ज़्यादा बेटर है। तो जहाँ पे कि कम वोलेटिलिटी है, अशोक लेलैंड एक ऐसा नाम है, अभी हाल फिलहाल में स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली, कल के सेशन में भी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला ड्यूरिंग द डे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है 209 तक के टारगेट के लिए 195 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे सीमेंस इंडिया जो कि एक सस्टेन्ड परफॉर्मेंस दिखा रहा है काफी लंबे टाइम से, कल एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है, यहाँ पे देखिए मोमेंटम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए 3620 के टारगेट के साथ 3450 के स्टॉप लॉस के। सीमेंस इंडिया पर खरीदारी की राय। अजित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालते हैं। इसके अलावा कई सारे नतीजे आए थे, उस पर भी नजर डाल देते हैं। हमारे साथ अब स्टूडियो में शरद जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बताएं नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बिल्कुल आशीषा, बहुत सारे जो है मिड कैप स्मॉल कैप के अर्निंग ज़्यादा फोकस पे रहेंगे, तो उस पर हम नज़र डालते हैं। डीएलएफ की बात करें तो नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं और सब अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो है अशोक त्यागी जी को जो है वो अब सीएफओ भी बन गए हैं, इन एडिशन टू उनके जो एमडी के पोजीशन हैं। ओवरऑल FY25 के लिए 36,000 करोड़ का सेल्स पोटेंशियल डीएलएफ ने कहा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। वही आरती फार्मा लैब्स के बारे में बात करें तो स्टॉक में जो है शानदार नतीजे देखने मिले हैं और यहाँ पे याद रखिए रेवेन्यू, पैट, एबिटा तीनों ही रिकॉर्ड लेवल्स पे आया है। श्रीराम पिस्टन्स के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आया है और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और एबिटा रजिस्टर किया गया। और मार्जिन्स में भी देखें तो 140 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। वहीं JSPL की बात करें जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लार्जली देखने मिले हैं और एबिटा में लगभग 12% का उछाल आया है। शाले होटल्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है और नेट प्रॉफिट 125% बढ़ा है। वही सनोफी इंडिया की बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, अनुमान से कम नंबर्स हैं, स्पेशली पैट और एबिटा में देखने मिला है एनालिस्ट के मुताबिक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है, पर ये चुनिंदा स्टॉक्स हैं। पर ऑफकोर्स डीएलएफ और आरती फार्मा लैब में जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। ठीक है, तो ये तो स्टॉक्स थे जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे, लेकिन दूसरे खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे? जी बिल्कुल आशीषा, खबरों वाले शेयर्स थोड़े अब कम हो चुके हैं। मंडे को हमें बहुत खबर वाले शेयर्स मिले थे, लेकिन अभी भी 3-4 अहम जो है स्टॉक्स है जिस पे फोकस रहेगा। सबसे पहला है श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। पूरी अपनी इंटायर 84% स्टेक की बिकवाली करेंगे श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में। अब वो उनकी आर्म है जिसका जो वैल्यू है 4,600 करोड़ का ऑलमोस्ट आ रहा है, वारबर्ग पिंकस को दे रहे हैं। वारबर्ग पिंकस एक बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फंड है और यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है कंपनी को फ़ायदेमंद है, यानी कि वैल्यू एक्रेटिव है, मानी श्रीराम फाइनेंस के लिए पॉजिटिव रह सकता है। ये डील की अगर बात करें डिटेल में तो 2.4 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो FY26 के नंबर्स पे आया है। वेदांता भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे वो कंसिडर करेंगे फंड रेजिंग इक्विटी के जरिए। अब ये आपका FPO हो सकता है, राइट्स इशू हो सकता है या और भी अन्य इत्यादि वे से देखने मिल सकता है, जो May 16 को ये इंपॉर्टेंट जो है मीटिंग रहेगा। तीसरा स्टॉक रहेगा अनंतराज। ये स्टॉक हमने ईटी नाउ स्वदेश में पहले ही बता दिया था आपको, जहाँ पे रियल एस्टेट और डेटा सेंटर दोनों का थीम चल रहा है और अब जो है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आने लगा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 0.76% स्टेक की जो है बाइंग की है, कल ब्लॉक डील डेटा में उनका नाम आया है और अभी भी ग्रॉसली अंडर ओन कंपनी है म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पे सिर्फ 1.21% स्टेक मार्च क्वार्टर में देखने मिला है। हिंडाल्को भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे एजेंसी से आ रहे हैं रिपोर्ट की नोवेलिस जो उनकी US आर्म है वो अपनी प्लान्ड US IPO लॉन्च कर सकती है कंप्लीट करने के लिए जून तक, और जो IPO साइज़ है वो लगभग $1.2 बिलियन का, यानी कि 10,000 करोड़ के ऊपर का रह सकता है। दो अहम कॉन कॉल भी हुए थे, UPL के नतीजे तो बहुत स्ट्रांग आए थे तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी कल देखने मिली थी। कॉन कॉल में दो बात सामने आती है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि लगभग 300 मिलियन से 400 मिलियन की ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो जो है जनरेट करेंगे डॉलर टर्म्स में और इसको जो है डेट रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। वही एबिटा की जो नॉर्मलाइजेशन से आने वाले सालों में देखने मिल सकती है। जोमेटो के भी नतीजे की बात करें तो यहाँ पे कॉन कॉल में दो अहम बात आई है, मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है आगे जाते हुए दिखने मिलेगा हाइपर प्योर सेगमेंट के, और जो ब्लिंकिट का उनका जो आगे का ग्रोथ है ब्रेक इवन
उसमें थोड़ा और समय लग सकता है, और जो री इन्वेस्टमेंट होगी वो एबिडा न्यूट्रल रहेगी, स्पेशली क्विक कॉमर्स को लेके। तो क्विक कॉमर्स में एक्शन बहुत देखने मिला और बाज़ार को उनकी कमेंट्री का ही वेट कर रहे थे, और ये उन्होंने अच्छी कमेंट्री दी है। आखिर में कोचिन शिपयार्ड भी फोकस में रहेगा। उनको यूरोपियन क्लाइंट के जो वेसल की एक ऑर्डर है 500 से 1000 करोड़ के बीच एक बड़ी ऑर्डर भी मिली है, तो यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी मोमेंटम देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस और वेदांता और अनंतराज इन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। हाँ, मेटल स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, हिंडाल्को, वेदांता। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आई है, जोमेटो, यूपीएल, तो इन पर भी अपनी नज़र रखें। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के लिए है अनुमान लेकर मेरे सहयोगी सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, बताएं आंकड़ों में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और उसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री, एआरपीयू को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी? नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल से फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 में। रेवेन्यूज करीब 2% हायर हो सकती है ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। एबिटा करीब 3% हायर हो सकती है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो करीब 34% की सिक्वेंशियल बेसिस पे जंप आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये तो रही एक्सपेक्टेशंस, बट कुछ ही दिन पहले कंपनी की सब्सिडरी जो है एयरटेल अफ्रीका, उन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए थे और उनके नंबर्स अनुमान से थोड़े खराब आए थे, क्योंकि नायरा जो करेंसी है वहाँ की, उसमें डिवैल्यूएशन हुआ था डॉलर के सामने, और इसी कारण जो नंबर्स थे वो थोड़े वीकिश साइड पे थे। तो शायद जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है एयरटेल के वो भी थोड़े खराब आने की एक्सपेक्टेशंस अब एक्चुअली स्ट्रीट ने बिल्ड करना शुरू कर दी है। बट एयरटेल के नंबर्स आने पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इंडिया मोबाइल बिजनेस के परफॉर्मेंस पे, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया मोबाइल रेवेन्यू और एबिटा जो है उसमें करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, और ये जो ग्रोथ है ये प्योरली हायर सब्सक्राइबर बेस और हायर आरपू की वजह से है। अब आरपू सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो 1% से ग्रो कर सकती है, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली 2G to 4G सब्सक्राइबर चर्न देखते मिला है, और इसी कारण आरपू नंबर है वो करीब 1% से बढ़ सकता है। उसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस है मोबाइल में, अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे, जैसे कि होम ब्रॉडबैंड बिजनेस, वहाँ पे अच्छा नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशंस है। एंटरप्राइज बिजनेस में हेल्दी ग्रोथ आ सकती है। डीटीएच बिजनेस थोड़ा बहुत म्यूटेड रह सकता है फोर्थ क्वार्टर में। बट नंबर्स के अलावा किन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी, पहले तो कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले क्या रहेगा FY25 के लिए, इसको लेके क्या कमेंट्री आ रही है उस पर ध्यान रखना होगा, और टैरिफ हाइक को लेके क्या कमेंट्री आ रही है इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी मार्केट की भारतीय एयरटेल के नंबर्स से। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल के नतीजों पर अपनी नजर रखें। आज मार्केट आवर्स के बाद नतीजे आएंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है वो बताने के लिए हमारे साथ विनी अब जुड़ चुकी है। विनी, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है? गुड मॉर्निंग। और एब्सोल्युटली पहले बात करते हैं यूपीएल की। कल उनके नंबर्स आए थे, तो ओवरऑल कॉल में कुछ एक्साइटिंग हाइलाइट्स नहीं आए। डी लेवरेजिंग की FY24 की जो टारगेट थी वहाँ पे मिस थी। Q4 के नंबर्स येस वो बीट थे, तो जेफरीज ने मेंटेन किया हुआ है बाय, बट कट कर दिया टारगेट प्राइस यूपीएल का 610 रुपीज़ फ्रॉम प्रीवियस टारगेट प्राइस जो था 635 रुपीज़। उन्होंने अपना EPS भी कट कर दिया, EPS टारगेट फॉर FY26 बाई 8%, और FY25 के लिए भी उन्होंने टारगेट कट कर दिया है, और PBT लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q1 FY25 में। तो यस, यूपीएल श्योरली फोकस में रहेगा। श्रीराम फाइनेंस भी फोकस में है। कोटक सिक्योरिटीज मेंटेन कर रहा है अपना बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 3000 रुपीज़। श्रीराम हाउसिंग की जो सेल है वो बुक वैल्यू है अराउंड 3 to 4% बुक वैल्यू क्रिएट करेगी। वैल्यूएशन डील के लिए मार्जिनली हायर है, ₹44 पर शेयर है इन द SOTP वैल्यूएशन जब देखें। और कोर बिजनेस वो बोल रहे हैं ऑन ट्रैक है, बिजनेस का स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है, तो यस वहाँ पे पॉजिटिव है, इसीलिए मेंटेन कर रहे हैं अपना बाय रेटिंग। जोमेटो, उनके भी नंबर्स आए हुए थे, तो अवेंडर स्पार्क ने डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक टू ऐड फ्रॉम प्रीवियस बाय रेटिंग। दो टारगेट प्राइस उन्होंने हाइक कर दिए, 210 रुपीज़ है वर्सेस प्रीवियस टारगेट प्राइस 165 रुपीज़। पॉजिटिव स्टांस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने रीआइटरेट किया है अपना जो कैश प्रॉफिटेबिलिटी है उन्होंने अचीव कर लिया है। ब्लिंकिट में भी EBITDA पॉजिटिव हो गया है मार्च महीने में, तो इसीलिए यस वो पॉजिटिव है, पर वो बिलीव कर रहे हैं कि अभी जो उनका करंट मार्केट प्राइस है वहाँ पे सब फैक्टर इन हो चुका है, ये सब पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इसीलिए वॉच आउट करेंगे जोमेटो के लिए। लास्टली UBS ने नोट निकाली है HAL पे, जहाँ पे उन्होंने हाइक कर दिया टारगेट प्राइस टू 5200 रुपीज़ पर शेयर, मेंटेन की हुई है बाय रेटिंग, और वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर्स जो है, डिलीवरी रन रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और स्टेबल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंपनी का। वो एक्सपेक्ट करे 3-fold इंक्रीज उनकी ऑर्डर बुक में आगे जाते हुए। ऑर्डर इनटेक भी एस्टिमेट है 100% अबाउ कंसेंसस, तो काफ़ी पॉजिटिव है HAL पे, इसीलिए उन्होंने हाइक कर दिया है टारगेट प्राइस यहाँ पे।
इन्हीं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अब एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जी जुड़ चुकी है। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कमोडिटीज पर क्या राय रहेगी, क्या ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे, प्रेशियस मेटल्स, क्रूड ऑयल और इसके अलावा बेस मेटल्स, तीनों ही में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कॉम्प्लेक्स में बाय रहेगी। नेचुरल गैस में यहाँ पे 192 के करीब बाय करना चाहिए। 200 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 189 का। प्रेशियस मेटल में मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एक दायरे का भी यहाँ पे कारोबार हो सकता है। कल के दिन में एक फॉल देखने को यहाँ पे मिला था, तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड की बात की जाए यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है और गोल्ड में 150-200 रुपए तक का जो एक उछाल है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। रही बात इंडस्ट्रियल मेटल की, तो इसमें मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। तो एल्यूमिनियम को बाय करके चलना चाहिए 242 के लेवल पे। 246 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 240 का। ठीक है, नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय और एल्यूमिनियम पर भी खरीदारी की राय। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।